Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover reference to arbitration and deed of arbitration. इसमें हम explanation, format and affidavit cover करेंगे. Our subject is drafting, pleading and convincing. So without any delay, let's start our video. Theory हम explain करेंगे सबसे पहले आपको detail explanation में. So arbitration agreement क्या होता है? रिटन अग्रीमेंट, एक रिटन अग्रीमेंट जो कि पार्टीज़ के बीच होता है ताकि वो रिजॉल्व कर सके, टू रिजॉल्व क्या रिजॉल्व कर सके, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको, जैसे अभी कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उनको रिजॉल्व कर सके पार्टी। और किसकी हेल्प से? आर्बिट्रेशन की हेल्प से, यानी कि कोर्ट का प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है, तो कोर्ट में जाने की जगह आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सके अंडर सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। अब इसके एसेंशियल्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। राइटिंग, ये क्लॉज रिटन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का, दोनों पार्टीज़ इसमें सहमत होनी चाहिए, उनका म्यूचुअल इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई हम आर्बिट्रेशन के हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी लड़ाई को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है। डिस्प्यूट होना चाहिए कि कौन से डिस्प्यूट कवर हो रहे हैं इसमें, किस किस टाइप के, यानी बेसिक कैटेगरीज तो पता ही होनी चाहिए किन किन चीज़ों में अगर इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जब एक पार्टी साथ में काम करती है, किसी भी चीज़ का लेन देन भी करती है, तो उन्हें पहले से पता होता है कि किन चीज़ों में इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। बाइंडिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज, और मतलब बाइंडिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाना होता है कि वो बन जाता है कि नाउ ये दे हैव टू फॉलो, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि अब उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा, आर्बिट्रेशन के पास जाके ही चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा। नाउ वाई 2 आर्बिट्रेटर्स प्लस एम्पायर, अब इसको समझते हैं। पार्टीज कैन चूज एन इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पार्टीज जो है वो चूज कर सकती है इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स ओनली विथ प्रोविजन फॉर एन एम्पायर, अगर सिर्फ एम्पायर का प्रोविजन है तभी चूज़ कर सकती है वो, एज पर सेक्शन 10। अगर जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो डिसअग्री करते हैं, सो जो एम्पायर है वो रिजॉल्व करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी दोनों पार्टीज़ हैं, ठीक है। अब इनका नंबर ऑफ है, ए की तरफ से 1 आर्बिट्रेटर है, बी की तरफ से 1 आर्बिट्रेटर है, तो ये तो होगा इवन, मतलब दोनों ने एक और जोड़ दिया, ऐसा समझ लो आप कि 1 + 1 दोनों की तरफ से हो गए, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेटर ए की साइड ले रहा है, ये दोनों बी की साइड ले रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते हम कि ए ने अपॉइंट किया, बी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, वो कोई अपने जज नहीं लेकर आए, लेकिन 4 आर्बिट्रेटर है मान लो, और चारों में से 2 जो है एक पार्टी की तरफ हो गए कि कह रहे भाई ए सही है, और 2 जो है वो बी की साइड हो गए। ये कहना चाह रही हूँ मैं, उनकी तरफ से अपॉइंटेड नहीं है। अगर वो अपनी तरफ से कोई जज लेकर आ रहे हैं, आर्बिट्रेटर लेकर आ रहे हैं, तो फिर तो फैसला उन्हीं के हित में आना, तब तो लड़ाई होनी है। सो उस सिनेरियो में जब दो अब बट गए, जब दोनों आर्बिट्रेटर्स बट गए, तो उस सिनारियो में एक एम्पायर होता है। अब इवन नंबर हो गए, फैसला कैसे होगा, कोई मेजॉरिटी तो हुई नहीं, तो अब एम्पायर आएगा जो बीच का एक सॉल्यूशन निकालेगा, या फिर जो बताएगा, मतलब कि जिसका उसका वोट या जिस तरफ होगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, एंड उस हिसाब से फिर डिसीजन आएगा। इंश्योरिंग द बाइंडिंग आउटपुट, ताकि ये जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है ख़राब ना जाए, फिर एम्पायर आ जाएगा बीच में, उसे एम्पायर कहेंगे जो ऑड वन कर देगा। इंपॉर्टेंट क्लॉजेज एंड पर्पस, सबसे पहला क्लॉज है जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, दिस वन। सो इसमें पर्पस क्या है कि इंश्योर किया जाता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, म्यूचुअल कंसेंट से पार्टी 1 और पार्टी 2 एक आर्बिट्रेटर अपनी साइड से नॉमिनेट करेगी, यानी मतलब जो उनको चूज जो लिस्ट मिलेगी लाइक, तो उसमें वो अपनी मर्जी से एक आर्बिट्रेटर अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है, ये उनको आज़ादी मिलेगी, ठीक है। देन आता है एम्पायर सिलेक्शन। अब एम्पायर सिलेक्शन में क्या होता है, एम्पायर क्यों बताया जाता है आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि जो अगर दो आर्बिट्रेटर्स हैं और जो एक का है ए की तरफ डिसीजन, एक का है बी की तरफ डिसीजन, तो अब उसमें कैसे डिसीजन लिया जाएगा, तो मेजॉरिटी आई नहीं, तो वो एम्पायर होगा, वो ऑड करके उस चीज़ को कि ठीक है, अगर एम्पायर कहते हैं बी इज़ करेक्ट, तो अब उस अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि अगर ऑड नंबर नहीं है तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, अगर दोनों आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो अलग अलग साइड चले जाएं, तो उसी चीज़ को तोड़ने के लिए अंपायर को डाला जाता है, ताकि आर्बिट्रेशन सेशन जो है वो ख़राब ना हो और डिसीजन निकल कर आए। टाइम लिमिट्स प्रमोट्स एक्सपेंडेंसी इन आर्बिट्रेशन, यानी कि जो टाइम लिमिटेशन है, जैसे कोर्ट का तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो जो एक तो टाइम बचता है आर्बिट्रेशन के अंदर और पैसा भी बच जाता है वैसे तो। गवर्निंग लॉ क्लैरिफाइज विच लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि क्लैरिफाई करता है कि कौन से लॉज लगेंगे, किस किस लॉज के तहत किस किस चीज़ों की वजह से ये प्रोसेस किया जा रहा है, कैसे कैसे किया जा रहा है, तो गवर्निंग क्लॉज मेंशन करने पड़ता है हर क्लॉज के अंदर। नाउ कॉपरेशन क्लॉज प्रिवेंट स्टॉल टैक्टिक्स,
अलाउज एक्स पार्टे रूलिंग इफ़ वन पार्टी इज़ एब्सेंट। तो इस कॉपरेशन क्लॉज से क्या होता है, थोड़ी कॉपरेशन यानी थोड़ी हेल्प मिल जाती है एक तरीके से कि एक्स पार्टे रूलिंग जो है ना, और जैसे अगर एक पार्टी वो है लाइक एब्सेंट हो गई है, तो अब क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम एब्सेंट होने पे एक्स पार्टे लग जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी राहत मिल जाती है, तो वो एक्स पार्टे नहीं लगता है। नाउ कॉन्टिन्यूटी एंड सब्सटीट्यूशन कवर्स डेथ इनकैपेसिटी, डेथ हो गई है, इनकैपेसिटी हो गई, तो इस क्लॉज में वो कवर होता है विदाउट रीस्टार्टिंग द आर्बिट्रेशन। तो आपको आर्बिट्रेशन को उसके लिए रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। देन बाइंडिंग इफेक्ट इंश्योर्स अवॉर्ड बाइंड्स पार्टीज एंड देयर सक्सेसर्स। तो कि इंश्योर करता है कि एक तो बाइंड इफेक्ट हो, अब जो भी आपने लाइक डिसीजन लिया है तो वो बाइंडिंग हो, आप उस रूल को मानो, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इवन द पार्टीज़ जिनके बीच डिस्कस हुआ है उनके, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलता आ रहा है कि आगे उनके बच्चे भी इसको फॉलो कर रहे हैं, सक्सेसर एंड ऑल, तो सिनारियो में भी उनको ये चीज़ माननी पड़ेगी। तो अब ड्राफ्ट समझते हैं हम, यहाँ से हम समझेंगे इसको, ठीक है। इसमें क्या था कि जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है ना, वो एक डिस्प्यूट में है नॉन पेमेंट के अंडर अ हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन अग्रीमेंट। सो ये जो अग्रीमेंट है इस मेड ऑन 1 जुलाई 2025 लखनऊ उत्तर प्रदेश में बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये इन दोनों की इन्फॉर्मेशन है। जो डिस्प्यूट है ये अराइज हुआ था अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डेटेड 1 फरवरी 2025 बिटवीन पार्टी 1 एंड पार्टी 2 रिगार्डिंग नॉन पेमेंट एंड द डिज़ायर टू रिजॉल्व इट थ्रू आर्बिट्रेशन। तो इनके बीच नॉन पेमेंट के ऊपर डिस्प्यूट हुआ था मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और इन्होंने चूज़ किया है कि हम आर्बिट्रेशन के थ्रू इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से बनाना है, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन क्या, द डिस्प्यूट शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन बाय द ट्रिब्यूनल ऑफ 2 आर्बिट्रेटर्स प्लस एन एम्पायर। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी है, जो डिस्प्यूट है वो रेफ़र किया जाएगा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को, ठीक है, जिसमें 2 आर्बिट्रेटर्स होंगे और प्लस एक एम्पायर होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पार्टी 1 शैल अपॉइंट मिस्टर सी विद इन 14 days ऑफ द रेफरेंस, पार्टी 2 शैल अपॉइंट मिस्टर डी विद इन द सेम पीरियड। अम्पायर, इफ़ द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल टू अग्री, अगर वो दोनों ये पार्टी 1 जो सी और डी ने ये जो आर्बिट्रेटर बनेंगे, अगर ये अग्री नहीं करते हैं, दोनों एक सहमत नहीं होते एक डिसीजन पे, तो अम्पायर जो है वो अपना काम करेगा, ठीक है, तो वो डिसीजन लेगा। तो दे शैल विद इन 30 days जॉइंटली नॉमिनेट एन अम्पायर, तो उन्हें 30 days में जॉइंटली एक अम्पायर को नॉमिनेट करना पड़ेगा। सो द अम्पायर अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो जो अम्पायर जो अवार्ड देगा यानी जो डिसीजन देगा वो फाइनल भी होगा और बाइंडिंग भी होगा। तो ये सारे रूल्स लिखने पड़ते हैं उसके अंदर। अब अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, यू आर नॉट सपोज टू लाइक राइट दीज पर्टिकुलर हेडिंग्स, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। द आप इसमें पॉइंटर्स ज़रूर डाल सकते हैं, 1 करके 2 करके ऐसे करके, ठीक है। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड अम्पायर शैल एंडेवर टू डिलीवर द फाइनल अवार्ड विद इन 90 days ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है। सो दिस मे बी एक्सटेंडेड बाय म्यूचुअल रिटन कंसेंट। अगर अवार्ड का जो 90 days का टाइम है उसे अगर एक्सटेंड करना है तो आप उसे म्यूचुअल एक रिटन कंसेंट्स के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं। गवर्निंग लॉ होगा, जैसे मैंने ये सारे क्लॉजेज आपसे पहले डिस्कस कर लिए, तो एक बार आप इसे पढ़ लो तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, इसमें कोई डाउट आना चाहिए, ठीक है। सारे क्लॉजेज मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, तो ये सारे क्लॉजेज मेंशन होने बहुत ज़रूरी हैं एक डीड के अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर विटनेस, और राइट, फिर ये आ जाता है हमारा एफिडेविट व्हेन यू सीकिंग कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11, ठीक है। अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना, यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया। देन फिर ये लीगल सपोर्ट है, ये अलग है, ठीक है, नॉट एन एफिडेविट, ये आप अलग से मान के चलो। सेक्शन 7 जो है वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एसेंशियल्स बताता है। सेक्शन 10 जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आप इसको अलग रखो। सेक्शन 10 ऑड नंबर और अम्पायर प्रोविजन देता है। सेक्शन 11 कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर गाइडेड लाइक थ्रू प्रोसीजरल नॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड 2 आर्बिट्रेटर्स प्लस अम्पायर क्लॉज वैलिड। अब ये किस केस में था, नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया 2003। तो ये हमारा केस लॉ हो गया। वैसे मैंने केस लॉ उधर मेंशन नहीं किया था, लाइक जो मेरी फर्स्ट स्लाइड थी, जो मेरा टाइटल स्लाइड होता है,
क्योंकि मैंने इसमें बस एक लाइन में ही केस लॉ को फिनिश कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि 2 आर्बिट्रेटर्स और एक अंपायर का क्लोज वैलिड होता है, इसे डालना ज़रूरी है। और किस केस में किया था ये? नारायण प्रसाद लॉयर वर्सेस निकुंज कुमार लॉयर 2003 में। स्टिल मैंने आपको फिर भी लाइक जस्ट फॉर अ हेल्प, इन केस आ जाता है तो आप यू कैन यूज़ दिस केस। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।